Hello students, this is Srishti Upadhyay from Praxis Vidyapeeth Rudholi. Dear students, in this video lecture we will discuss about United Nations. बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र कहते हैं और शॉर्ट में अगर लिखा रहता है कभी कभी यूएन। क्या लिखा रहता है? यूएन। तो आज हमको यूएन के बारे में डिस्कस करना है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके ऑर्गन्स क्या हैं, ये क्या करने के लिए बना हुआ है। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट यूनाइटेड नेशंस इन दिस वीडियो लेक्चर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट सबसे पहले अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या हमको जानना है? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सो देखिएगा, The United Nations (UN) is an intergovernmental organization was established on 24 October 1945 to promote international cooperation. यूनाइटेड नेशंस या यूएन जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब कहीं पे इंटरनेशनल या इंटर वर्ड लग जाता है इट मीन्स मोर देन वन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ, कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को इसका फॉर्मेशन हुआ, इसको बनाया गया। और क्यों बनाया गया? टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्यों बनाया गया? इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को बढ़ावा देने के लिए इसे बनाया गया था। इंटरनेशनल मीन्स कि एक साथ कई देश बैठ करके किसी बात पे, किसी देश के समस्या पे बात कर सकें, उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस, जिससे बहुत सारे देशों की समस्याएं सुलझने लगी। सो आपको समझ में आ गया होगा इसको क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, क्या है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। और क्यों बनाया गया? इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, आपस में कई देशों की साझेदारी से होने वाले कामों को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसका, A replacement for the ineffective League of Nations. The organization was created following the Second World War to prevent another such conflict. अब देखिए, इसे बनाया गया तो था, लेकिन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पहले से था, उसको रिप्लेस किया गया, यानी कि उसको हटाया गया और फिर यूनाइटेड नेशन को बनाया गया। तो कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन था? देखिए, वो था लीग ऑफ नेशंस, जो कि क्या था? इनफेक्टिव था, उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं था। और लीग ऑफ नेशंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रुकने के बाद बनाया गया था। आपको पता होगा 1939 से लेकर के 1944 तक आपका क्या बना था, क्या हुआ था? 1939 से लेकर के 1945, ठीक है। 1939 से लेकर के कब तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 1945 तक। इसके रुकने के बाद दोबारा से कोई ऐसा युद्ध ना हो, दोबारा से कोई ऐसी घटना ना घटे, उसके लिए क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस, शांति के लिए, जिससे क्या हो? शांति रहे हर एक कंट्री में। लेकिन क्या हुआ, ये लीग ऑफ नेशंस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, सही से वर्क नहीं कर पा रहा था। इसी नाते इसको हटा करके किसका फॉर्मेशन किया गया? यूनाइटेड नेशंस का। तो आप ये भी याद रखिएगा कि किसका रिप्लेसमेंट है? लीग ऑफ नेशंस का, जो कि क्यों बनाया गया था? कि दोबारा से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोबारा से कोई ऐसी भयानक घटना ना घटे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। एट इट्स फाउंडिंग द UN हैड 51 मेंबर स्टेट्स, देयर आर नाउ 193। जब ये बना था स्टार्टिंग में 45 में, तब इसमें केवल 51 मेंबर्स थे। ठीक है, स्टेट्स का मतलब यहाँ पे कंट्रीज, 51 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था पहली बार। लेकिन अब कितना नंबर हो गया इनका? 193। अब यूनाइटेड नेशंस में कितने देश हैं? 193 देश हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द UN हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी में। न्यूयॉर्क आपको पता है ना, अमेरिका में है। तो यहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। किसका? यूनाइटेड नेशंस का।
द ऑर्गेनाइजेशन इज फाइनेंस्ड बाई एसेस्ड एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम इट्स मेंबर स्टेट्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत सारे देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जैसे हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, या वहाँ पे जस्टिस की प्रॉब्लम हो गई, या किसी देश में सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया, या कहीं पे कुछ भी हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई वहाँ पे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उस कंट्री को सपोर्ट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन हमेशा रेडी रहता है। तो इसके लिए इसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट आता कहाँ से है? तो वही बात इसमें बताई गई है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स होते हैं जो कि एबल होते हैं सपोर्ट करने के लिए, वो इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। अब देखिए, वर्क्स इन एफिलिएशन विद 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में काम करता है। 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कौन कौन से? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। 6 भाषाएं हैं कौन कौन सी? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन एंड स्पेनिश। तो ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हमको आगे पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूयॉर्क सिटी में यूएन का हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। सो यू कैन सी दिस नाउ। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है द चार्टर ऑफ द यूएन। ठीक है, चार्टर ऑफ द यूएन क्या है? ठीक है, अब इसके बारे में देखना है। तो देखिए, द यूनाइटेड नेशंस Charter is the treaty that forms and establishes the international organization called the United Nations। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर वह है जो कि क्या किया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनाइटेड नेशन हम बोलते हैं, उसको फॉर्म किया और इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर वही है कि जिसके थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हुआ और इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इट वॉज साइंड ऑन 26 जून 1945। सबसे पहले इसको साइन कब किया गया था? तो 26 जून 1945 को इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को ने, एट द कंक्लूजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 26 जून 1945 को साइन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और बाद में जब कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ, कंक्लूजन निकला, फिर इसको लागू कर दिया गया। कब से? 24 अक्टूबर 1945 से। द स्टैचू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द चार्टर। और इस चार्टर का एक इंटेग्रल पार्ट है कौन? स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट के ऑफ जस्टिस के जो स्टैचू हैं वो क्या हैं? इस चार्टर के एक पार्ट हैं। तो ये तो हो गया चार्टर के बारे में। चार्टर क्या है, मतलब कब से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और क्या इसका पार्ट है, ये सब आपने जान लिया। दिस इज़ नॉट टू मच इम्पॉर्टेंट। आपका जो ऑब्जेक्टिव था, अभी जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवन ये भी इम्पॉर्टेंट है, बट जो बातें आपको ज़्यादा ध्यान से देखनी है वो मैं बोल रही हूँ। अब देखिए, पर्पज क्या है? पर्पज मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसको देख लीजिए आप लोग। To take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace। बहुत इम्पॉर्टेंट बात। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोगों के अंदर बहुत सारा डर समा गया था, लोग डर गए थे, और बहुत सारी कंट्री को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ था। तो इसका मेन मेजर था कि लोगों के अंदर से कुछ ऐसे भयानक डरों को हटाना, और उसके लिए कुछ ऐसे इफ़ेक्टिव मेजर्स करना, कुछ ऐसे तरीके अपनाना जिससे कि लोग अपने डर से छुटकारा पा जाएं और शांति हो जाए सबके अंदर, सब लोग शांत रहें और डर से मुक्त हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट था टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन एमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट ऑफ देयर प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स। दूसरा जो इसका पर्पस था कि सारे देश जो हैं वो आपस में कैसा रिलेशन रखें, फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार करें, और सब लोगों का अपना अपना इक्वल राइट हो। ये नहीं है कि कोई देश बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, कोई किसी को गुलाम बनाए हुए है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सारे देश क्या हों, आपस में फ्रेंडली रहें और सबका इक्वल राइट हो, और सब लोग अपने अपने आत्मसम्मान से और दृढ़ता से अपने कंट्री पे
राज करें। नेक्स्ट है टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर एंड इन प्रमोटिंग एंड इनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन टू रेस, सेक्स, लैंग्वेजेस और रिलीजन। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पज़ था, सारे पर्पज़ ही इम्पॉर्टेंट हैं कि लोगों के अंदर से डर को हटाना और सारे देश आपस में फ्रेंडली रहें और सबका इक्वल राइट हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट ये देखिए कि एक बात और थी कि आपस में कुछ देश मिल कर के क्या करें, जैसे संगठन तो बना ही हुआ था, तो कुछ देश मिलकर के क्या करें, सारे देशों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे वो प्रॉब्लम्स कौन से हो सकते थे, इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियली सपोर्ट देना, सोशल कल्चरल सामाजिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, बहुत सारी बुराइयां थी और अब भी हैं तो उसको सॉल्व करना, मानवता से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लोगों के अधिकारों के लिए लोगों को जगाना। ठीक है कि लोग पहले क्या होता था कि लोगों का अधिकार लोगों के द्वारा ही छीन लिया जाता था, गुलामी वगैरह जैसी प्रथाएं थी पहले। उसके बाद सारे लोग स्वतंत्र हों, सब लोग अपने बल पर कुछ कर सकें और जो है लिंग के हिसाब से महिला पुरुष में भेदभाव ना हो, सबको बराबर का सम्मान दिया जाए, हर एक भाषा को, हर एक धर्म को महत्व दिया जाए। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा संगठन बनाया कि सारे देशों की सारी समस्याओं को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। अब उसी को यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं एक दूसरे तरीके से, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए आप लोग। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इंटरनेशनली मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ मिल करके या बहुत सारे देश जो हैं वो क्या हो, इंटरनेशनली सिक्योरिटी और पीस बना रहे, मतलब शांति बनी रहे और सुरक्षा बना रहे। ऐसा ना हो कि कोई किसी पर अटैक कर रहा है, कोई किसी कंट्री पर अटैक कर रहा है और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वार जैसी कंडीशन आ जाए। तो पहला मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था कि इंटरनेशनली पीस एंड सिक्योरिटी बनी रहे। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव के अधिकारों को प्रमोट करना, बढ़ावा देना, कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर का अधिकार देना। नेक्स्ट, फॉस्टरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और फाइनेंशियली डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। डेवलपिंग फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशंस एमंग वर्ल्ड नेशंस, दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच में फ्रेंडली इंटरनेशनल रिलेशन, आपस में फ्रेंडली रिलेशन को बनाना। प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड इन केसेस ऑफ फेमाइन, नेचुरल डिसास्टर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी देश को आर्मी की सपोर्ट देना या नेचुरल डिसास्टर वहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए सपोर्ट देना। और मेनली फेमाइन मीन्स अगर महिलाओं से जुड़ी कोई समस्या है तो उसको सॉल्व करना। सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी नेचर, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल। इसके अलावा इंटरनेशनली मतलब अगर इंटरनेशनली लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे सोशल हो, तो उस समस्या को सॉल्व करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन के ये मेन ऑब्जेक्टिव थे। आपने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस है क्या, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन क्यों हुआ और इसके जो ऑब्जेक्टिव्स बने कि हमको इतनी बातें करनी है, ये चीज़ें होनी ही चाहिए। तो ये है क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम लोगों ने इतनी बातें पढ़ ली हैं, अब हमको पढ़ना है प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन। प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन मतलब कि इसके मेन सिद्धांत क्या थे, प्रिंसिपल्स क्या थे, कि क्या करना चाहता था ये। ठीक है, तो लगभग ये भी रिलेटेड हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स से। देख लीजिए क्या क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है ऑल मेंबर स्टेट्स हैव सॉवरेन इक्वालिटी। सारे मेंबर्स जो भी थे, देश के सारे मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा है, किसी को ऊपर का स्थान मिला हुआ है, किसी को नीचे का स्थान मिला हुआ है। सारे मेंबर्स को बराबर का अधिकार था कोई भी डिसीजन लेने का। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स
ऑल स्टेट मेंबर्स मस्ट ओबे द चार्टर, और जो भी चार्टर बना हुआ था पहले कि जो साइन होता है तो सारे स्टेट मेंबर्स को उसको फॉलो करना था। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, और सबको अपने अपने रूल्स को शांति से फॉलो करने थे। कंट्रीज मस्ट अवॉइड यूजिंग फोर्स और थ्रेटनिंग टू यूज फोर्स, सारी कंट्रीज को ये ऑर्डर था कि कोई भी फोर्स यानी कि बल का प्रयोग नहीं करेगा या लोगों को डराएगा नहीं, किसी भी कंट्री को कोई डराएगा नहीं। द यूएन में नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के आपसी मामले में यूनाइटेड नेशन नहीं इंटरफेयर करेगा। कंट्रीज शुड ट्राई टू असिस्ट द यूनाइटेड नेशन, और सारे देशों को ये रूल था कि सारे देशों को यूनाइटेड नेशन को ट्रीट करना चाहिए, कैसे असिस्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए अगर किसी भी डिसीजन को लेना है। तो ये प्रिंसिपल्स थे, इसके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।